हेलो बच्चों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज की वीडियो के अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो विभिन्न एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। की आंतरिक संरचना जो पढ़ाई हो चुका उनका एक बार रिविजन भी करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? ए भूकंपीय तरंग, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी ज्वालामुखी, डी पृथ्वी का चुंबकत्व। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, इसकी जानकारी हमें दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का वे स्रोत जिनके द्वारा पृथ्वी के भूगर्भ में विभिन्न पदार्थों को प्राप्त करके या पृथ्वी के भूगर्भ से विभिन्न पदार्थों को प्राप्त करके या उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख करके जानकारी प्राप्त की जाती है या पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी मिलती है, उन्हें हम प्रत्यक्ष साधन कहते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष साधन वे हैं, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का अप्रत्यक्ष साधन वे साधन है जो पृथ्वी के अंदर गए बिना या उनके अंदर से विभिन्न पदार्थों को प्राप्त किए बिना हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन्हें हम अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। तो यहाँ कहता है कि पृथ्वी की भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है ए भूकंपीय तरंग, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी ज्वालामुखी, डी पृथ्वी का चुंबकत्व। सही ऑप्शन होगा सी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर से या भूगर्भ से विभिन्न प्रकार के मैग्मा निकलते हैं और उन मैग्मा के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ए 6350 किलोमीटर, बी 6370 किलोमीटर, सी 7370 किलोमीटर, डी 8370 किलोमीटर। सही ऑप्शन होगा पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर, अर्थात बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष साधन है? ए खनन, बी ज्वालामुखी उद्गार, सी प्रभेदन, डी इनमें से सभी। अर्थात प्रत्यक्ष स्रोत अर्थात पृथ्वी के अंदर से विभिन्न पदार्थों को प्राप्त करते हैं या उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख करके और पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। अतः खनन, ज्वालामुखी उद्गार, प्रभेदन ये सभी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के प्रत्यक्ष स्रोत है। खनन के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, जिसे देख करके पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकलने वाले मैग्मा, गैस, जलवाष्प इत्यादि जो हैं, उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से प्रवेदन और उसके माध्यम से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी मिलती है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होगा डी, अर्थात इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे गहरा प्रवेदन कितनी गहराई तक किया गया है? ए 10 किलोमीटर, बी 11 किलोमीटर, सी 12 किलोमीटर, डी 14 किलोमीटर। अभी तक सबसे अधिक ड्रिलिंग अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक ड्रिलिंग या खुदाई जो है वह आर्कटिक महासागर के समीप कोला प्रायद्वीप में 12 किलोमीटर तक किया गया है, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को जानने का निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत है? पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी का निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत है? ए खनन, बी भूकंपीय तरंग, सी ज्वालामुखी, डी प्रभेदन। सही ऑप्शन होगा बी, अर्थात भूकंपीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहां होता है? ए भूमध्य रेखा पर, बी कर्क रेखा पर, सी ध्रुव पर, डी मकर रेखा पर। किसी भी पिंड के गुरुत्व की ओर अर्थात केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। यही कारण है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर कम और विषुवत रेखा पर अधिक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुव पर और सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर होता है। तो सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल सी अर्थात ध्रुव पर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? ए शील्ड, बी मिश्र, सी प्रवाह, डी कुंड। सही ऑप्शन होगा सी अर्थात प्रवाह। अर्थात दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ज्वालामुखी का
दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप पृथ्वी के भूगर्भ से मैग्मा आए और प्रवाहित होकर के दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दक्कन ट्रैप की सेल समूह जो है वह ज्वालामुखी के प्रवाह उद्गार के परिणाम है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होगा सी अर्थात प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा लिथोस्फेयर या स्थल मंडल को वर्णित करता है? ए ऊपरी एवं निचला मेंटल, बी भूपटल एवं क्रोड, सी भूपटल एवं ऊपरी मेंटल, डी मेंटल एवं क्रोड। धरातल से 200 किलोमीटर की मोटाई तक वाले भाग को स्थल मंडल या लिथोस्फेयर कहा जाता है। स्थल मंडल का निर्माण भूपटल एवं ऊपरी मेंटल से होता है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव लाती है? ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी धरातलीय तरंग, डी इनमें से कोई नहीं। भूकंप के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, उन ऊर्जा के फलस्वरूप तरंगें उत्पन्न होती है और ये तरंगें पृथ्वी के विभिन्न भागों में गमन करना प्रारंभ कर देती है। भूकंप के फलस्वरूप दो प्रकार के तरंगें उत्पन्न होती है, एक भूगर्भिक तरंगे, दूसरा धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे के अंतर्गत पी तरंगे अर्थात प्राथमिक तरंगे और सेकेंडरी अर्थात एस तरंगे आते हैं, जबकि धरातलीय तरंग जो होते हैं एल तरंगे या एल वेव्स धरातलीय तरंगे होते हैं। पी तरंगे जो होते हैं, पी तरंग और एस तरंगे, यह दोनों तरंगे जो है वह पृथ्वी के भूगर्भ में अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भागों में गमन करते हैं, जबकि एस तरंगे जो होते हैं वह भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय चट्टान के बीच अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए चूंकि यह धरातलीय भाग में चलते हैं, इसलिए सबसे अधिक चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव लाते हैं, अर्थात सही ऑप्शन होगा सी अर्थात धरातलीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 10, भूकंपीय तरंगों का अंकन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए सीस्मोग्राफ, बी रेखाग्राफ, सी क्लाइमोग्राफ, डी हिदरोग्राफ। तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी का अप्रत्यक्ष साधन है भूकंपीय तरंग। भूकंप की जब उत्पत्ति होती है तो उसे तरंग उत्पन्न होते हैं और उन तरंगों का सीस्मोग्राफ द्वारा अंकन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होगा ए अर्थात सीस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन भूगर्भिक तरंगे हैं? ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त दोनों या दोनों, अर्थात पी तरंग और एस तरंग, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे, यह दोनों तरंगे जो है वह पृथ्वी की भूगर्भ में उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही गमन करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पी तरंगे और एस तरंगे दोनों भूगर्भिक तरंगे, अर्थात सही ऑप्शन होगा सी अर्थात दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, धरातल का वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? ए उद्गम केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। भूगर्भ में वह स्थान जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है पृथ्वी के आंतरिक भागों में, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंप के फलस्वरूप तरंगे उत्पन्न होती है और ये तरंगे जो है धरातल पर सबसे पहले जहां पहुंचती है वह स्थान अधिकेंद्र कहलाता है, अर्थात ईपी सेंटर कहलाता है। धरातल का या भूतल का वह भाग जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे पहुंचती है अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहलाता है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होगा अधिकेंद्र या ईपी सेंटर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी धरातलीय तरंग, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ए अर्थात पी तरंगे। पी तरंगे जो होती है वह ध्वनि तरंग के समान होती है, यह सीधी रेखा में गमन करती है जिसके फलस्वरूप यह धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है और इनकी गति भी सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी तरंग तरल भाग में लुप्त हो जाती है अर्थात समाप्त हो जाती है? ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी धरातलीय तरंग, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा बी अर्थात एस तरंग। अर्थात पी तरंग जो है वह सभी माध्यम में गमन करती है, ठोस द्रव गैस सभी माध्यम में गुजर सकती है, परंतु इनकी गति जो होती है वह ठोस में अधिक, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। जबकि इस तरंगे जो होती है वे द्रव में जाने पर समाप्त हो जाती है। इस तरंगे जो है वह द्रव में जाने पर समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इनमें से कौन सी तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? अर्थात किस तरंग के द्वारा सबसे अधिक
जान माल की हानि होती है? ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी धरातलीय तरंग, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा सी अर्थात धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग के फलस्वरूप सबसे अधिक जान माल की हानि होती है, क्योंकि यह धरातल पर उत्पन्न होते हैं। इसलिए सही ऑप्शन होगा सी अर्थात धरातलीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? ए भूकंपीय क्षेत्र, बी भूकंपीय छाया क्षेत्र, सी भूकंप रहित क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप के फलस्वरूप तरंगें उत्पन्न होती है और इन तरंगों को अंकन किया जाता है। तो पृथ्वी के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर ये तरंगे नहीं पहुंच पाती है, उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। अर्थात चूंकि ये तरंगे वहां नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वहां पर सिस्मोग्राफ के द्वारा अंकन नहीं किया जाता है। इसलिए पृथ्वी का वह भाग जो है वह छाया क्षेत्र कहलाता है, भूकंपीय छाया क्षेत्र। अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। अर्थात इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पृथ्वी का वह भाग जहां पर तरंगे नहीं पहुंचती है उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भूकंप से उत्पन्न हुई समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? ए चक्रवात, बी प्रति चक्रवात, सी तूफान, डी सुनामी। सही ऑप्शन होगा डी अर्थात सुनामी। क्वेश्चन नंबर 18, महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की औसत मोटाई कितनी है? ए 3 किलोमीटर, बी 4 किलोमीटर, सी 5 किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूपर्पट्टी की मोटाई सब जगह एक समान नहीं है। महाद्वीपीय भाग में इनकी मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में इनकी मोटाई कम है। तो महासागरीय भाग में भूपर्पट्टी की जो मोटाई है वह 5 किलोमीटर है। अर्थात सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, महाद्वीपों के नीचे भूपर्पट्टी की औसत मोटाई कितनी है? महाद्वीपों के नीचे भूपर्पट्टी की औसत मोटाई कितनी है? ए 30 किलोमीटर, बी 50 किलोमीटर, सी 25 किलोमीटर, डी 70 किलोमीटर। सही ऑप्शन होगा ए अर्थात 30 किलोमीटर। अर्थात इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे भूपर्पट्टी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है? ए मेंटल, बी भूपर्पट्टी, सी क्रोड, डी दुर्बलता मंडल। तो भूकंपीय तरंग के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को कुल मिलाकर के 3 भागों में बांटा गया, भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है वह भूपर्पट्टी कहलाता है। अर्थात सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी 2 परतों से मिलकर के स्थल मंडल बना है? ए भूपर्पट्टी एवं ऊपरी मेंटल, बी ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल, बी ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल, सी निचला मेंटल एवं बाह्य क्रोड, डी इनमें से कोई नहीं। अर्थात स्थल मंडल का निर्माण जो है भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल से हुआ है। अर्थात ए ऑप्शन सही होगा। स्थल मंडल का निर्माण जो है वह भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, मेंटल का विस्तार अर्थात प्रवार का विस्तार कितनी गहराई तक है? ए 2900 किलोमीटर, बी 5150 किलोमीटर, सी 6370 किलोमीटर, डी कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ए अर्थात 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर तक मेंटल का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 23, मोह असंबद्ध क्षेत्र किन 2 परतों की सीमा है या किन 2 परतों के बीच स्थित है? भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच, बी मेंटल और क्रोड के बीच, सी बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। असंबद्ध क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अचानक 2 परतों के बीच ताप, दाब या रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें हम असंबद्ध क्षेत्र कहते हैं। तो भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच मोह असंबद्ध क्षेत्र है ए, अर्थात सही ऑप्शन होगा ए। मोह असंबद्ध क्षेत्र जो है वो भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, गुटेनबर्ग असंबद्ध क्षेत्र किन 2 परतों की सीमा को कहते हैं? ए भूपर्पट्टी और मेंटल, बी मेंटल और क्रोड, सी बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा बी अर्थात मेंटल और क्रोड। अर्थात मेंटल और क्रोड के बीच के असंबद्ध क्षेत्र को गुटेनबर्ग असंबद्ध क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्रोड किन 2 भारी पदार्थों से मिलकर के बना है? अर्थात क्रोड का निर्माण किन 2 भारी पदार्थों से
हुआ है? ए सिलिका एवं एल्युमिनियम, बी सिलिका एवं मैग्नीशियम, सी निकिल एवं लोहा, डी ग्रेनाइट एवं सिलिका। ऑस्ट्रिया का एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता जिनका नाम है स्वेस, स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को 3 भागों में बांटा, जिसमें पहला परत को उसने सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता के कारण सियाल कहा, दूसरा परत सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण इसे सीमा कहा, और सबसे आंतरिक परत जिसके अंतर्गत निकेल और फेरस या लोहा की प्रधानता के कारण उसे नीपे कहा। तो क्रोड जो है वह किन 2 भारी पदार्थों से मिलकर बना है? सही ऑप्शन होगा निकेल और लोहा, सी ऑप्शन सही होगा, अर्थात निकेल एवं लोहा। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? ए भूपर पट्टी, बी मेंटल, सी क्रोड, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा सी अर्थात क्रोड। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है। 27, बाह्य क्रोड किस अवस्था में है? ए ठोस, बी गैस, सी तरल, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूकंपीय तरंग के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी मिलती है। तो पृथ्वी के केंद्र में अर्थात क्रोड में मात्र पी तरंगे ही पहुंचती है, पी तरंग ही पहुंचती है। जैसे ही यह बाह्य क्रोड में पहुंचती है इनकी गति कम हो जाती है, जबकि आंतरिक क्रोड में इनकी गति अधिक हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि पी तरंग की गति घनत्व बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। इस प्रकार से या इस आधार पर कहा जा सकता है कि बाह्य क्रोड द्रव अर्थात तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक क्रोड जो है वह ठोस अवस्था में है। सही ऑप्शन होगा सी अर्थात तरल अवस्था। क्वेश्चन नंबर 28, भूगर्भ में स्थित तरल चट्टानी पदार्थ को क्या कहते हैं? ए ज्वालामुखी बम, बी लावा, सी राख, डी मैग्मा। अर्थात पृथ्वी के भूगर्भ में जो चट्टानें पाई जाती हैं वे तरल अर्थात द्रवित अवस्था में है, उन्हें क्या कहा जाता है? ए ज्वालामुखी बम, बी लावा, सी राख, डी मैग्मा। सही ऑप्शन होगा डी मैग्मा। पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ मौजूद हैं, सभी चट्टानें जो तरल पदार्थ के रूप में मौजूद हैं उन्हें मैग्मा कहते हैं, और जब यह धरातल पर आकर के जम जाते हैं इसे लावा कहा जाता है। तो भूगर्भ में स्थित तरल चट्टानी पदार्थों को मैग्मा कहा जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेदी आकृतियां हैं? ए बैथोलिथ, बी सील, सी डाइक, डी इनमें से सभी। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप धरातल पर और धरातल के अंदर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इस आधार पर ज्वालामुखी द्वारा निर्मित 2 प्रकार की स्थलाकृतियां होती है। एक अंतर्वेदी जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में निर्मित होते हैं, बनते हैं, और दूसरा बहिर्वेदी जो धरातल पर आकर के लावा जमने से बनते हैं, उन्हें बहिर्वेदी आकृतियां कहते हैं। तो बैथोलिथ, सील, डाइक ये सभी जो हैं वे अंतर्वेदी स्थलाकृति है, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। क्रेटर, कल्डेरा, शंकु ये सभी जो आकृतियां हैं वह बहिर्वेदी स्थलाकृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस तरंग का छाया क्षेत्र सबसे अधिक होता है? ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी एल तरंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस तरंग का छाया क्षेत्र सबसे अधिक होता है? पृथ्वी का वह भाग जहां पर सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं किया जाता है छाया क्षेत्र कहलाते हैं। अधिगम केंद्र से 105 डिग्री तक धरातल के प्रत्येक भाग में 105 डिग्री तक दोनों तरंगे पी तरंगे और एस तरंगे मौजूद होती है, अर्थात इनका अंकन किया जाता है। 105 से 145 तक, अधिगम केंद्र से 105 से 145 तक दोनों तरंगे पी तरंगे और एस तरंगे नहीं पहुंचती है, अर्थात 1 से 5 से 145 तक दोनों तरंग का छाया क्षेत्र कहलाता है, अर्थात पी तरंगे और एस तरंगे दोनों तरंगे नहीं पहुंचती है, इसलिए दोनों तरंगे का अभिलेखन नहीं किया जाता है। तो दोनों तरंग का छाया क्षेत्र 1 से 5 से 145। 145 के बाद पी तरंगे का अभिलेखन किया जाता है, जबकि एस तरंगे का अभिलेखन नहीं किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 105 डिग्री के बाद का जो क्षेत्र है वह एस तरंग का छाया क्षेत्र है, जबकि पी तरंग का छाया क्षेत्र मात्र 105 से 145 के बीच, 105 से
45 के बीच। यही वाला भाग जो है वह पी तरंग का छाया क्षेत्र है, जबकि एस तरंग का छाया क्षेत्र ये वाला है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एस तरंग का छाया क्षेत्र सबसे अधिक होता है। सही ऑप्शन होगा बी अर्थात एस तरंग। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? ए 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, बी 7.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, सी 4.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, डी 6.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वह 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, अर्थात ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले लावा का स्रोत कौन सा है? अर्थात ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप अंदर से जो मैग्मा निकलता है वह कहां से निकलता है? ए दुर्बलता मंडल, बी भूपरपट्टी, सी निचला मंडल, डी बाह्य क्रोड। सही ऑप्शन होगा ए दुर्बलता मंडल। क्वेश्चन नंबर 33, ज्वालामुखी विस्फोट से बने बड़े गड्ढे को क्या कहते हैं? ए क्रेटर, बी कॉल्डेरा, सी शंकु, डी इनमें से कोई नहीं। यह सभी जो आकृतियां हैं वह ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप धरातल पर निर्मित असलाकृतियां हैं। ज्वालामुखी छिद्र पर जो गड्ढा की आकृति पाई जाती है उन्हें क्रेटर कहा जाता है, और क्रेटर के से जो बड़ा रूप होता है उसे कॉल्डेरा कहते हैं। अर्थात मान लीजिए यह वाला भाग पृथ्वी है, अंदर से मैग्मा बाहर निकला, इस जगह वाला भाग गड्ढा बन गया, इस गड्ढा को क्रेटर कहते हैं। और जब क्रेटर जो है बड़ा हो जाता है इसे कॉल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से बने बड़े गड्ढे को क्या कहते हैं? बी कॉल्डेरा। सही ऑप्शन होगा बी अर्थात कॉल्डेरा। क्वेश्चन नंबर 34, भूगर्भ में मैग्मा का जमाव तस्तरी के आकार में होता है तो उसे क्या कहते हैं? ए फैकोलिथ, बी लैपोलिथ, सी बैथोलिथ, डी डाइक। जब पृथ्वी के भूगर्भ से मैग्मा निकलता है तो धरातल पर आने के क्रम में वह मैग्मा जो है वह भूगर्भ के अंदर ही जम जाता है, तो विभिन्न प्रकार के आकार का निर्माण होता है। यदि उसकी आकृति तस्तरी नुमा हो, ऐसे पृथ्वी के भूगर्भ से जब मैग्मा बाहर निकल जाता है तो पृथ्वी के अंदर वाले भाग में ही मैग्मा कुछ भागों में जाकर के, जहां मान लीजिए कोमल चट्टाने हैं उस वाले बगल या कहीं छिद्र है तो उस वाले भाग में जाकर के जम जाती है। तो अगर तस्तरी नुमा आकृति बनती है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ कहते हैं। जब लहरादार आकृति बनता है इस प्रकार से इसे फैकोलिथ कहते हैं, इसे फैकोलिथ कहा जाता है। धरातल के अंदर ही नली में इस प्रकार से जम जाता है, मैग्मा जो है नली में इस प्रकार से जम जाता है, लंबवत रूप से जम जाता है, इसे डाइक कहा जाता है। लैकोलिथ और बैथोलिथ यह दोनों गुंबदाकार स्थलाकृति है, गुंबदाकार स्थलाकृति इस प्रकार से। दोनों में अंतर यही है कि जहां परतदार चट्टानें होती हैं तो पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में धरातल के नजदीक वह वाला भाग गुंबदाकार स्थलाकृति के रूप लेता है, इसे लैकोलिथ कहते हैं। और जब धरातल के अंदर यानी भूगर्भ में ही मैग्मा गुंबदाकार के रूप में इस प्रकार से जम जाती है, इसे बोलते हैं बैथोलिथ। दोनों गुंबदाकार स्थलाकृति है। अंतर यही है कि यह पृथ्वी के भूगर्भ में अर्थात पतालीय चट्टान के रूप में पृथ्वी के अंदर मैग्मा के गुंबदाकार आकृति में जमने से बनता है, जबकि यह वाला जो भाग है लैकोलिथ जो होता है वह धरातल के अर्थात परतदार चट्टानों में जब मैग्मा बाहर निकलता है तो गुंबदाकार आकृति का रूप ले लेता है, इसे लैकोलिथ कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकलने वाले मैग्मा से विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत लैपोलिथ यह तस्तरी नुमा आकृति होता है, फैकोलिथ लहरादार आकृति होता है, डाइक लंबवत आकृति होता है, लैकोलिथ और बैथोलिथ यह दोनों गुंबदाकार आकृति होता है। अंतर यह है कि यह परतदार चट्टाने में ऊपरी वाले भाग में गुंबदाकार आकृति का निर्माण करती है, जबकि यह पृथ्वी के आंतरिक भागों में यह निर्माण करती है, बैथोलिथ कहलाता है। नंबर 35, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा को ठंडा होने से कौन सी चट्टान बनती है? ए परतदार चट्टान, बी रूपांतरी चट्टान, सी आग्नेय चट्टान, डी ज्वालामुखी चट्टान।
अर्थात पृथ्वी के भूगर्भ से जब मैग्मा बाहर निकलता है तो उस मैग्मा को बाहर आने के बाद जम जाने के फलस्वरूप आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, अर्थात सी ऑप्शन। जिस चट्टान की उत्पत्ति आग रूपी मैग्मा से हुआ है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसे प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। इस प्रकार से आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने आंतरिक संरचनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे। आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।